हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमारा सेकंड पार्ट है उसका थर्ड चैप्टर। तो इस चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉपिक्स है। कौन कौन से अलग अलग तरह के टॉपिक्स है? रिप्रोडक्शन का एक टॉपिक है जिसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। फिर रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में दिया हुआ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में दिया हुआ है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में दिया हुआ है। तो हम हमारे पहले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसमें होगा सेक्सुअल और असेक्सुअल, जिसके 2 पार्ट होंगे, और इसके बाद के जितने भी टॉपिक होंगे वो अगले वीडियो के सिंगल पार्ट में सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि किस तरह से ये प्रोसेस जो है अकम्प्लिश होता है और हमें उस सेम स्पीशीज़ की एक और नई जनरेशन देखने के लिए मिलती है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है उस सेम स्पीसीज का, बट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं? फीमेल में ओवम होता है और मेल में स्पर्म होता है। इन दोनों के बिना अगर रिप्रोडक्शन हो जाए, इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट के बिना अगर रिप्रोडक्शन हो जाए और हमें सेम स्पीसीज का एक नया जनरेशन देखने को मिल जाए तो वो क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब जो रिप्रोडक्शन होता है ये बहुत सारी चीज़ों में होता है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, प्लांट्स में होता है और ह्यूमंस में होता है। तो जो पहला हमारा है वो क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें कई अलग अलग तरह के स्टेप्स दिए हुए हैं। बाइनरी फिजन दिया हुआ है, मल्टीपल फिजन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? बर्डिंग दिया हुआ है। तो ये 3 स्टेप्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन होता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो पहले की वीडियोस में हमने समझाया कि किस तरह से एक सिंगल यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किस तरह से डबल बनता है, मतलब वो किस तरह से खुद को रीजनरेट करता है। तो वही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन उसको थोड़ा यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर हम जाएंगे टेक्स्ट बुक वाइज, ठीक है, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह दी हुई हैं। पहले में जो एक्टिविटी दी हुई है उसे आप ध्यान से पढ़िए। अगर उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ खास उसमें दिया हुआ नहीं है, मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। माइक्रोस्कोपिक व्यू से आप इस एक्टिविटी को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। उसके आगे देखते हैं बाइनरी फिजन में क्या दिया हुआ है। प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, अमीबा, पैरामोशियम यूग्लेना एटसेट्रा एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट perform asexual reproduction by binary fission. In this process, the parent cell divides to form 2 similar daughter cells. Binary fission occurs either by mitosis or meiosis. माइटोसिस और मियोसिस के बारे में अगर नहीं पता तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो का लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2 का, उसका आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके अंदर आपको माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बाइनरी फिजन में क्या बताया है कि जो अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं और जो भी अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, इन सब में बाइनरी फिजन होता है, जिससे ये खुद के 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करते हैं। यानी एक सिंगल सेल से 2 अलग अलग तरह के सेल्स, एक सेल होगा बाइनरी फिजन में जिससे 2 अलग अलग डॉटर सेल्स मिलेंगे, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के कुछ एग्जांपल थे। एक्सिस ऑफ फिजन और डिवीजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट। जो एक्सिस है और फिजन है और डिवीजन है वो कुछ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कुछ अलग अलग तरीका है। यानी कि अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो शेप होंगे, उनके जो स्ट्रक्चर होंगे, उनका जो अलग अलग तरह का क्राइटेरिया होगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो उसके बेसिस पे ही डिवाइड होगा जैसा कि वो प्रीवियस वाला ऑर्गेनिज्म होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप, हेंस इट इज़ कॉल्ड ए सिंपल बाइनरी फिजन। जो अमीबा है वो किसी भी शेप का हो सकता है। अमीबा जो है वो किसी भी शेप का हो सकता है। कुछ इस तरह से हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है अमीबा, किसी और तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब में वो किसी भी लैक ऑफ शेप स्ट्रक्चर की वजह से किसी भी 2 पार्ट में खुद को डिवाइड कर सकता है, किसी भी 2 पार्ट में खुद को डिवाइड कर सकता है। अमीबा का कोई भी शेप फिक्स्ड नहीं है। तो ये था
एक एग्जाम्पल जिसमें हमें बताया गया कि किस तरह से हमारे जो अगली और न्यू ऑर्गेनिज्म है उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसका जो शेप होगा, वो कैसे प्रीवियस वाले पे डिपेंडेंट है। तो ये था सिंपल बाइनरी फिजन, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी शेप एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता, क्योंकि उसमें शेप का कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। पैरामोशियम डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन वेरएस यूग्लेना बाय लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होता है कि उसका जो शेप है कुछ इस तरह का है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिख रहा है, उसका शेप कुछ इस तरह का है, ठीक है। लेकिन ये किस तरह से अगले फॉर्म में जाता है, फिर ये खुद को यहाँ से डिवाइड कर ये खुद को यहाँ से कुछ अलग पार्ट्स में डिवाइड करना चालू कर देता है, ठीक है। ये खुद को 1 से 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। आपको इमेज दिख रही होगी किस तरह से उसने डिवाइड किया हुआ है। पहले एक सिंगल था, फिर धीरे धीरे जैसे आगे गया उसके बीच में से वो पार्ट डिवाइड होते गए, और जैसे जैसे आगे गया वो एग्जैक्टली 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जो फर्स्ट वाले पार्ट से एकदम सिमिलर लग रहा है। तो ये हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो आपको इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इजी दिया हुआ है। अगर आपको सिंपल कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप सिर्फ डायग्राम देख के ही उसका आंसर दे सकते हैं। अब लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन क्या होगा कि वो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा, स्ट्रेट। आपको इमेज दिख रहा होगा किस तरह से वो स्ट्रेट ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन उसके सेकंड स्टेप में किस तरह से उस सेम ऑर्गेनिज्म सेम यूनिसेलुलर यूग्लेना का 2 अलग अलग पार्ट डिवाइड होता है, और फिर उन 2 अलग अलग पार्ट से एग्जैक्टली 2 अलग अलग सिमिलर ऑर्गेनिज्म, सिमिलर और नए स्पीशीज और नए जनरेशन्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बाइनरी फिजन। अब हम बढ़ते हैं हमारे मल्टीपल फिजन की तरफ। तो अगला टॉपिक जो है हमारा मल्टीपल फिजन, इसमें क्या होता है, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है, अमीबा के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। तो अब होता क्या है कि ये जो अमीबा है हमारा, ये लैक ऑफ फूड की वजह से, लैक ऑफ एडवर्स कंडीशन की वजह से इसे प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलता है रहने का, लैक ऑफ एडवर्स कंडीशन होता है, और फिर बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है जिसकी वजह से इसके आसपास का जो कंडीशन होता है, सराउंडिंग होता है, वो इसके लिए सूटेबल नहीं होता है। तो ये क्या करता है, ये जो हमारा अमीबा है, ये क्या करता है, ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये जो अमीबा है हमारा, ये खुद को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये खुद को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम कहते हैं सीस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एक अपने आसपास एक ऐसा लाइन बनाता है, एक ऐसा प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड में, कि ये जो अंदर की जो हमारा साइटोप्लाज्म है ये प्रोटेक्टिव रहता है। इसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आसपास की कंडीशन कैसी है, इसे कोई ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये होता है हमारा सीस्ट, ठीक है। अब इस सीस्ट के अंदर ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है ये खुद को डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा ये जो सीस्ट है, ठीक है, ये सीस्ट के अंदर ये खुद को डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब ये डिवाइड हो जाता है तो अपने आसपास, जब इस अमीबा के आसपास एक सूटेबल कंडीशन बिल्ड हो जाती है, तो फिर क्या करता है, ये एक ब्रेक थ्रू दे देता है, ठीक है। ये एक गेटवे ओपन कर देता है, जिससे ये जो डॉटर अमीबा सेल्स हैं, ये क्या है, डॉटर अमीबा सेल्स, ये डॉटर अमीबा सेल्स हैं जो यहाँ से बाहर चले जाते हैं, और फिर ये अपने सूटेबल कंडीशंस के हिसाब से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही था हमारा मल्टीपल फिजन। अब हम बढ़ते हैं हमारे बर्डिंग की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है कि एक यीस्ट होता है, ठीक है। ये जो बर्डिंग का प्रोसेस है, ये एक पर्टिकुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जो होता है यीस्ट, ठीक है।
ये क्या है हमारा यीस्ट। अब होता क्या है कि जब ये बडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये जो हमारे यीस्ट है इसमें एक बर्ड आने लगता है, ठीक है, BUD बड़ा, ये एक बर्ड आने लगता है इसमें, ठीक है। तो इसके प्रोसेस में होता कुछ यूँ है कि ये जो है हमारा ये बल्ज होता है, इसके प्रोसेस में होता ये है कि ये धीरे धीरे ये जो बर्ड है ये बाहर आते जाता है, ठीक है, ये धीरे धीरे बर्ड जो है बाहर आता जाता है। और ये जो हमारे यीस्ट है इसका जो साइटोप्लाज्म है ये खुद को डिवाइड करता है, और डिवाइड करता है तो बहुत सारे डॉटर यीस्ट बनते हैं, ठीक है। ये हमारा न्यू यीस्ट हो गया, ठीक है, न्यू बर्ड। और फिर इससे और बहुत सारे धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। ये यीस्ट खुद से ही ये बर्डिंग का प्रोसेस फॉर्म करता है जिसमें बहुत सारे ऐसे बर्डिंग्स आते जाते हैं। ये क्या है, ये डॉटर यीस्ट है, ठीक है, ये सब क्या है, डॉटर यीस्ट। अब ये डॉटर यीस्ट जो है इनमें से 2 of 1, 2 में से एक जो है वो इस बर्ड में आ जाएंगे, ठीक है। और जब ये 2 में से एक जो है ये इस बर्ड में आ जाएंगे तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है, फिर ये फ्रीली रह लेंगे, तो ये होगा हमारा डॉटर यीस्ट, ठीक है। तो बर्डिंग के प्रोसेस में कुछ खास नहीं बताया गया है, आपको जो इमेज दिख रही होगी स्क्रीन पे उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 पे आपको बर्डिंग का प्रोसेस दिया हुआ है। कुछ खास नहीं है, अगर आप इसे रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यीस्ट होता है, उसमें से एक बल्ज फॉर्म होता है, फिर उसमें एक नया बर्ड बनता है और बहुत सारे डॉटर यीस्ट होते हैं। तो बहुत सारे डॉटर यीस्ट में से 2 में से जो एक डॉटर यीस्ट होगा वो बर्ड में आ जाएगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा किस तरह से इसका पूरा प्रोसेस बनता है एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे। तो उसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन the body of parent organisms breaks up into many fragments and each fragment starts to live as an independent new organisms. This type of reproduction occurs in algae like Spirogyra and sponges like Cycon. ठीक है, तो पेज नंबर 24 पे आपको ये दिया हुआ है पहला पैराग्राफ फ्रेगमेंटेशन का। इसमें क्या बताया है कि स्पायरोगिरा और स्पॉन्जेस जो हैं ये खुद को बहुत सारे अलग अलग, खुद के बॉडी को बहुत सारे अलग अलग तरह के पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और ये जो अलग अलग तरह के जो पार्ट होते हैं ये खुद को फ्रीली लीव करना, इंडिपेंडेंटली लीव करना स्टार्ट कर देते हैं। Whenever there is plenty of water and nutrients are available to Spirogyra, its filaments grow up very fast and break up into many small fragments. Each fragment starts to live independently as a new Spirogyra fiber. If the body of Cycon breaks up accidentally into many fragments, each fragment develop into new Cycon. तो जो स्पायरोगिरा है इसको अगर सूटेबल कंडीशन मिल जाए, प्रॉपर वाटर मिल जाए, तो इस स्पायरोगिरा की जो फ्रेगमेंट्स हैं ये बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे, और ये जो अलग अलग फ्रेगमेंट होंगे ये अपना न्यू लाइफ स्टार्टअप कर देंगे। और जो साइकन है, साइकन ये जो है ये भी अगर एक्सीडेंटली ब्रेकअप कर दे खुद को, एक्सीडेंटली या फिर मैनुअली या फिर किसी भी तरह से खुद से एक्सीडेंटली या फिर कैसे भी ब्रेकअप कर दे, तो इसके भी बहुत सारे जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स होंगे ये भी अपने नए लाइफ स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये था हमारा फ्रेगमेंटेशन, यानी अगर इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं ये अगर डिवाइड हो जाए तो ये खुद को वापस लिव करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आता है हमारा रीजनरेशन। You may know that the wall lizard breaks up and discards some part of its tail in emergency. Discarded part is regenerated after a period. This is an example of limited regeneration. However, under certain situations, an animal planaria breaks up its body into 2 parts and thereafter each part regenerates remaining part of the body and thus 2 new planaria are formed. This is called as regeneration. तो प्लेनेरिया की क्राइटेरिया में जितने भी एनिमल्स आते हैं
हमारे क्लासिफिकेशन में जितने भी एनिमल्स हैं जिनको प्लेनेरिया के क्राइटेरिया में डाला गया है, उनमें जितने भी एनिमल होते हैं उनके बॉडी का अगर कोई पार्ट उनके बॉडी से अलग हो जाए, मोस्टली वो पार्ट एक पर्टिकुलर पार्ट ही होता है, वो डिसाइडेड होता है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल ले सबसे बड़ा लिजर्ड का, जिसका टेल जो है अगर वो कट जाए तो वो वापस ग्रो हो जाती है। तो यही प्रोसेस होता है रीजनरेशन का। इसमें मोस्टली अगर एक पार्ट भी अलग हो गया तो उस पार्ट से ही पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है। लिजर्ड में कैसा होता है कि अगर सिर्फ टेल गया तो वो टेल वापस ग्रो होगा, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे हैं जिनमें अगर उनके बॉडी का कोई एक पार्ट अलग हुआ तो वो 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। एक तो जिस बॉडी से वो अलग हुआ है वो बॉडी में वापस ग्रो हो जाएगा, और जो पार्ट पुरानी बॉडी से अलग हुआ था वो पूरी बॉडी को ग्रो कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है कि एक ऑर्गेनिज्म से 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, नया जनरेशन बनता है, लेकिन सेम ही स्पीसीज का। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी बडिंग होती है, पेज नंबर 25 पे दिया हुआ है। इन केस ऑफ हाइड्रा, अंडर फेवरेबल कंडीशन एट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, and outgrowth is formed by repeated divisions of regenerative cells of body wall। तो बॉडी वॉल में जो रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, इनका जो रिपीटेड डिवीजन होता है उसके थ्रू एक नया बॉडी पार्ट फॉर्म होता है हाइड्रा का, ठीक है। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बड। यहाँ पे भी एक आउटग्रोथ होता है, आपको एग्जाम्पल डायग्राम में दिख रहा होगा कि किस तरह का ये आउटग्रोथ है। तो बड ग्रोज अप प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म्स अ स्मॉल हाइड्रा। ये जो बड दिख रहा है आपको, ये जो 2 डायग्राम दिख रहे हैं, इसके नीचे वाला जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि वो बड जो उगा हुआ है, वो बड जो फॉर्म हुआ है, उसका जो ग्रोथ हुआ है, उससे एक नया हाइड्रा बन गया है। डर्मल लेयर्स एंड डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ द बडिंग हाइड्रा आर इन कंटिन्यूटी विद दोज ऑफ पेरेंट हाइड्रा। तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से, डर्मल लेयर्स और डाइजेस्टिव कैविटी जो है बडिंग हाइड्रा की, वो सिमिलर है उसके पेरेंट से। पेरेंट हाइड्रा सप्लाई न्यूट्रिशन टू द बडिंग हाइड्रा। बडिंग हाइड्रा सेपरेट्स फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा एंड स्टार्ट्स टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ व्हेन इट ग्रोज अप एंड बिकम्स एबल टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। जो बडिंग हाइड्रा है उसे पेरेंट से उसका न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जो भी उसके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसे उसके पेरेंट से मिलते हैं। जब उससे पेरेंट से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और वो फुली ग्रो हो जाता है और खुद की लाइफ लीड करने के लिए इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो वो अलग हो जाता है। किससे अलग हो जाता है? पेरेंट हाइड्रा से। तो ये था बडिंग। अब बढ़ते हैं हम हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे। एन ऑर्गन ऑफ प्लांट फ्रॉम विच अ प्लांट ग्रोज। पॉज करो। तो हमारा अगला टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऑर्गन ऑफ प्लांट फ्रॉम विच अ प्लांट कैन ग्रो। ठीक है, इस डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड बर्ड इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कुछ ऐसे प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं जिनसे कि वो पूरा का पूरा प्लांट ग्रो हो सकता है। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, ऑर्गन ऑफ प्लांट फ्रॉम विच अ प्लांट कैन ग्रो। Vegetative propagation in potatoes is performed with the help of eyes present on the tuber, whereas in the bryophyllum it is performed with the help of buds present on leaf margin. In case of plants like sugarcane and grasses, vegetative propagation occurs with the help of buds present on nodes. Plants like carrot and radish perform vegetative propagation with the help of roots. पोटैटोज़ में जो उसकी आइज़ होती हैं, जो डॉट डॉट्स आपको दिखते हैं पोटैटोज़ में, वहाँ से उसका एक नया पार्ट ग्रो करता है जिससे एक नया उसका पोटैटो ग्रो हो सकता है। ब्रायोफिलम में क्या ग्रो होता है? ब्रायोफिलम में उसके लीफ के जो मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स, उससे एक नया पार्ट ग्रो होता है, उससे एक नया जनरेशन ग्रो होता है। इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक शुगर केन एंड ग्रासेस, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन नोड्स। नोड्स पे जो शुगर केन और ग्रासेस के जो नोड्स होते हैं उनमें जो प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है उसमें? बर्ड्स। उस बर्ड से उनके नए फॉर्म्स जनरेट होते हैं। ठीक है, वो नए खुद को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। प्लांट्स लाइक कैरेट एंड रेडिश परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स। रूट्स के थ्रू प्लांट्स लाइक कौन कौन से प्लांट्स?
कैरेट और रेडिश का रिप्रोडक्शन होता है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 का पहला पार्ट ख़त्म होता है। इस चैप्टर में कुछ खास दिया नहीं हुआ है, आपको खाली क्लियरली ये समझ के लेना है कि ये जो प्रोसेसेस हैं ये आपको डेली लाइफ में अलग अलग तरह की जो चीज़ें दिखती हैं उनमें ये इंक्लूड होता है, अमीबा वगैरह वगैरह वगैरह। तो इनमें कुछ खास दिया नहीं हुआ है, आपको टेक्स्ट बुक में डायग्राम देखना है, फिर पैराग्राफ पढ़ना है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी इन सब टॉपिक्स के थ्रू जा चुके हैं और आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ चुके हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।